हेलो एवरीवन, गायत्री स्टडी वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अब तक के लेक्चर्स में मैंने डिस्कस किया था गुप्त काल के बारे में। पिछले लेक्चर में मैंने गुप्त काल का अंतिम सेगमेंट खत्म कर दिया और उसके बाद आज हम डिस्कस करेंगे गुप्त काल के बाद उत्तर भारत में जिसने अपना साम्राज्य स्थापित किया उस वंश के बारे में। वो डायनेस्टी थी पुष्यभूति डायनेस्टी, जिसका सबसे महान शासक था हर्षवर्धन। तो आज हम डिस्कस करेंगे हर्षवर्धन और पुष्यभूति डायनेस्टी के बारे में। तो चलिए दोस्तों, आज का ये लेक्चर शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आपको सारी लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगता है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। तो चलिए दोस्तों, आज का ये लेक्चर शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, आज हम डिस्कस करेंगे पुष्यभूति वंश या पुष्यभूति डायनेस्टी के बारे में। इस वंश के संस्थापक थे पुष्यभूति और इनकी राजधानी थी थानेश्वर, हरियाणा। ये जो थे पुष्यभूति वंश के शासक, ये मुख्यतः गुप्त शासकों के ही सामंत थे। क्या हुआ, जब गुप्त शासक कमज़ोर पड़ गए, जब गुप्त शासन कमज़ोर पड़ गया तो जब सेंटर कमज़ोर होता है तो आसपास के सारे फ्यूडिटरीज खुद को स्वतंत्र घोषित कर देते हैं। तो यही हुआ था यहाँ। जब गुप्त वंश के शासक कमज़ोर पड़ गए, अंतिम गुप्त शासक कमज़ोर थे, तो उस समय क्या हुआ, जितने भी उनके फ्यूडिटरीज थे, उनके सामंत थे, उन लोगों ने एक एक करके अपनी स्वतंत्रता घोषित करनी शुरू कर दी। तो ये पुष्यभूति वंश के जो शासक थे, ये भी उन्हीं में से एक थे। इस वंश का जो पहला सबसे महान शासक हुआ वो था प्रभाकर वर्धन, जो कि 580 ईस्वी से 605 ईस्वी तक शासन में रहा। सबसे महान शासक था हर्षवर्धन, जिसने 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक शासन किया। प्रभाकर वर्धन ने अपना राज्य थानेश्वर के आसपास के क्षेत्र में फैलाया था और हर्षवर्धन ने इसे पूरे उत्तर भारत में विस्तारित कर दिया। तो इस मैप में आप देख सकते हैं, ये है गुप्त, लेट गुप्तास, ये उनका कोर एरिया है जो पाटलिपुत्र का एरिया था। यहीं पे उनका शासन सिमट गया था और कुछ एरिया में इनका प्रभाव था। ये हैं उनके फ्यूडिटरीज जो कि आज़ाद हो गए। तो यहाँ पे है पुष्यभूति, यहाँ पे है मौखरी, यहाँ पे है मैत्रक, और उसके बाद फिर चालुक्य हैं, पल्लव हैं। तो ये सब जो है, ये सब इन्होंने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी थी। और ये जो चालुक्य है, चालुक्य ये भी दक्षिण भारत में सबसे पावरफुल बनकर उभरे और उत्तर भारत में सबसे पावरफुल बनकर उभरे पुष्यभूति। ठीक है। हर्षवर्धन जो है 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक शासन में रहा। इसके बड़े भाई राज्यवर्धन की हत्या हो गई थी। उसके बाद 16 वर्ष की उम्र में यह गद्दी पर बैठा। हर्षवर्धन को हम लोग शिलादित्य और शकलोत्तर पथेश्वर के नाम से भी जानते हैं। और जो इसके बड़े भाई राज्यवर्धन था, उनकी हत्या की थी गौड़ शासक शशांक ने। गौड़ शासक शशांक ने राज्यवर्धन की हत्या कर दी थी। उसके बाद बहुत ही छोटे समय तक ही, बहुत ही कम समय तक राज्यवर्धन शासन में रहे, बस एक साल तक उन्होंने शासन किया। उसके बाद फिर उनकी हत्या के बाद हर्षवर्धन गद्दी पर बैठा और फिर हर्षवर्धन ने शासन किया। हर्षवर्धन की राजधानी थी कन्नौज। शशांक ने ही जो है, चूँकि राज्यवर्धन की हत्या की थी, इस वजह से हर्षवर्धन ने शशांक से प्रतिशोध लेने की इच्छा रखी और उसने उस पर 2 बार आक्रमण किया। पहली बार आक्रमण किया तो नहीं हरा पाया, नहीं जीत पाया था शशांक के साम्राज्य को। लेकिन जब दोबारा आक्रमण किया तो उस समय शशांक की मृत्यु तो हो ही चुकी थी और उसने आसानी से गौड़ साम्राज्य को अपने अधीन कर लिया। शशांक जो था, उसी ने बोधि वृक्ष कटवाया था। ठीक है। तो ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लेता है, आप याद रख सकते हैं कि शशांक ने ही बोधि वृक्ष को कटवाया था। हुआ क्या था कि जो हर्षवर्धन है, हर्षवर्धन की बहन है, उनका विवाह हुआ था मौखरी शासक ग्रहवर्मन के साथ। तो ग्रहवर्मन जो था, उसकी हत्या मालवा के शासक देवगुप्त ने कर दी थी। तो उसका बदला लेने के लिए राज्यवर्धन ने देवगुप्त की हत्या की और फिर उसके मित्र शशांक ने राज्यवर्धन की हत्या कर दी। तो फिर उसी का प्रतिशोध लेने के लिए हर्षवर्धन ने गौड़ साम्राज्य पर आक्रमण किया था। शशांक की मृत्यु के बाद गौड़ साम्राज्य को अपने अधीन कर लिया और वल्लभी के मैत्रक शासक ध्रुवसेन को भी हराया था। लेकिन ध्रुवसेन को हराने के बाद उसने क्या किया, ध्रुवसेन को हराने के बाद उसे अपने अधीन नहीं किया। उसने क्या किया, ध्रुवसेन से अपनी पुत्री का विवाह करवा दिया। इससे कारण क्या हुआ, वेस्टर्न कोस्ट पे जो गुजरात का एरिया था, वो पूरा जो है वल्लभी के शासक, मैत्रक शासक, जिनकी राजधानी वल्लभी थी, तो उन्हीं के कंट्रोल में था। तो उसने क्या किया, उस क्षेत्र को अपने अधीन कर लिया, मतलब अपनी सुजरेनिटी में रख लिया, अपने प्रभाव में रखा, उसे अपने अधीन नहीं किया। तो इस तरह से क्या हुआ, ध्रुवसेन से अपनी पुत्री का भी विवाह कर दिया। तो ये जो द्वंद्व था वो भी समाप्त हो गया और साम्राज्य भी विस्तार हो गया। दक्षिण अभियान में चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा के युद्ध में हर्षवर्धन को हरा दिया था।
ठीक है। तो पुलकेशिन द्वितीय जो है, जब हर्षवर्धन दक्षिण की ओर बढ़ा, उत्तर भारत को तो अपने अधीन कर ही लिया था, जब वह दक्षिण की ओर बढ़ा तो नर्मदा नदी के तट पर चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय, जो कि उनकी राजधानी थी वातापी, तो वातापी के चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया नर्मदा के युद्ध में। यह उल्लेख हमें मिलता है रवि कीर्ति की ऐहोल प्रशस्ति में। रवि कीर्ति जो था वो पुलकेशिन द्वितीय का राजकवि था, तो उसने ही ऐहोल प्रशस्ति लिखी थी और उसने उसमें कुछ ऐसा लिखा था हर्षवर्धन की पराजय के बारे में कि हर्ष दक्षिण में हर्ष खोजने आए थे और अपना हर्ष खो बैठे। तो इस तरह का कुछ लिखा है ऐहोल प्रशस्ति में रवि कीर्ति ने। इस प्रकार अंत में हम देखेंगे तो राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, ये सब जो है हर्षवर्धन के प्रत्यक्ष अधिपत्य में आ गए थे। उसके अलावा कश्मीर, सिंध, वल्लभी और कामरूप, ये जो है हर्षवर्धन के सुजरेनिटी में थे, मतलब उसके प्रभाव में थे, उसकी अधीनता स्वीकार की थी, लेकिन शासक वहीं के शासक वहाँ पे शासन कर रहे थे, बस हर्षवर्धन की अधीनता स्वीकार करके रखी हुई थी। ठीक है, तो आइए इस मैप को देख लेते हैं। ये है हर्षवर्धन का साम्राज्य, पूरा उत्तर भारत, इसलिए इसे सकलोत्तर पथेश्वर कहा जाता है। ठीक है, तो ये है हर्षवर्धन का साम्राज्य। यहाँ पे है कनौज, जो कि गंगा नदी के तट पे है। कनौज उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट हो चुका था, इंपॉर्टेंट सेंटर था, क्योंकि ये गंगा नदी के तट पे था, तो इससे सेना का परिवहन अच्छे से हो सकता था और बाकी एक जगह से दूसरी जगह जाने में कोई कठिनाई नहीं होती थी। तो कनौज जो है बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन के हिसाब से बहुत ही सही जगह पर था। इसके अलावा जो कनौज है 400, इसके बाद 400 से 500 सालों तक ये कनौज जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस की तरह रहा। मतलब कनौज पर जिसने अधिकार किया उसने पूरे उत्तर भारत पर अधिकार कर लिया, ऐसा माना जाता था। तो इस प्रकार पूरी गंगा वैली जो है और उत्तर भारत, लगभग पूरा उत्तर भारत हर्षवर्धन के कंट्रोल में था। दक्षिण में यहाँ पे चालुक्य थे, जिन्होंने नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन को हरा दिया था और हर्षवर्धन अपने जीवन में पहली बार कोई युद्ध यहाँ पे हारा था। अब आते हैं हर्ष के प्रशासन की ओर। तो हर्ष का जो प्रशासन है, उनका साम्राज्य था सामंती संगठन पर आधारित, मतलब सामंत होते थे, फ्यूडिटरीज होते थे जो कि शासन को चलाते थे। तो जैसा गुप्त शासकों था, इनका शासन भी बिल्कुल वैसा ही था, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है हर्षवर्धन के शासन में और गुप्त काल के शासन में, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि ये उन्हीं के फ्यूडिटरीज थे, तो इन्होंने उन्हीं का ही शासन तंत्र अपनाया। जो हर्ष की उपाधियाँ हैं, परम भट्टारक, महाराजा धीराज, सकलोत्तर पथेश्वर, चक्रवर्ती, सार्वभौम, परमेश्वर, परम महेश्वर, तो ये सब उपाधि हर्ष ने धारण की थी। तो इन सब उपाधियों से हमें पता चलता है कि इसके अंडर में भी कई राजा थे। महाराजा धीराज मतलब राजाओं का भी राजा, तो इनके अंडर में कई राजा थे जिनके ऊपर इनका आधिपत्य था। सम्राट शासन व्यवस्था में तथा प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी होता था, मतलब शासन को सर्वोच्च अधिकारी होता था सम्राट, और उनके अंडर में कई फ्यूडिटरीज जो है अलग अलग क्षेत्रों में शासन करते थे। सम्राट कार्यपालिका का प्रधान अध्यक्ष होता था, न्याय का प्रधान न्यायाधीश होता था और सेना का भी सबसे बड़ा सेनापति सम्राट ही होता था। सजा उस समय कठोर थी, गुप्त काल में ये चीज़ नहीं था। गुप्त काल में जो सजा थी, मतलब जो दंड होता था, वो क्या होता था, मात्र छोटा सा फाइन वाइन रख दिया जाता था, बस इतना ही। लेकिन हर्षवर्धन के काल में क्या हुआ, जो दंड विधान था वो कठोर हो चुका था, काफ़ी कड़े दंड दिए जाते थे। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है नीलोपित्तु। नीलोपित्तु जो है ये हर्षवर्धन के काल में ही शुरू किया गया था। इसमें क्या किया जाता था, प्रशासन में जो भी काम होता था उसका रिकॉर्ड रखा जाता था। ठीक है, तो उसका एक पब्लिक रिकॉर्ड ये लोग रखते थे। तो ये जो रिकॉर्ड रखने की प्रथा है, ये हर्षवर्धन ने शुरू की थी नीलोपित्तु के नाम से। ठीक है, हर्ष के अधीनस्थ शासकों को महाराज या महासामंत कहा जाता था। मंत्री परिषद का गठन किया जाता था, जो कि सम्राट को सहायता देती थी, और मंत्री को सचिव या अमात्य कहा जाता था, जो कि गुप्त काल में भी कहा जाता था। विदेश सचिव को महासंधि विग्राहक कहा जाता था, जो कि गुप्त काल का भी नाम यही था। प्रधान सेनापति को सिंहनाथ कहा जाता था और वायसराय और गवर्नर को राजस्थनीय कहा जाता था, मतलब जो गवर्नर होते थे अलग अलग इलाके के, उनको राज्यस्थनीय कहा जाता था। अश्वारोही सेना का जो प्रमुख होता था उसे कुंतल और गज सेना के प्रमुख को स्कंदगुप्त कहा जाता था। तो जो अश्वारोही सेना का प्रमुख था उसे कुंतल कहा जाता था और गज सेना के प्रमुख को कहा जाता था स्कंदगुप्त। प्रांतीय शासकों को लोकपाल कहा जाता था और प्रांतों को भुक्ति कहा जाता था, जो कि गुप्त काल में भी कहा जाता था। जिले को विषय कहा जाता था और विषय के प्रधान को विषयपति कहा जाता था। ग्राम सबसे छोटी इकाई थी और उसके प्रधान को ग्रामा छपटलिक कहा जाता था। ठीक है, अब आते हैं हर्षवर्धन और बौद्ध धर्म की ओर। तो हर्षवर्धन जो है, हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म के लिए बहुत काम किया।
पहले ये, हालांकि पहले हर्ष जो था वो शैव धर्म का अनुयायी था, मतलब उसके हर्ष और उसके जो पूर्वज थे वो सभी शैव धर्म को मानने वाले थे। लेकिन बाद में क्या हुआ, जब ह्वेनसांग आया तो ह्वेनसांग के प्रभाव में आकर हर्षवर्धन ने महायान बौद्ध धर्म को काफ़ी संरक्षण दिया। महायान बौद्ध धर्म को काफ़ी संरक्षण दिया, बहुत सारे स्तूप बनाए, चैत्य बनाए और बहुत सारा दान किया, भिक्षुओं को बहुत सारी भूमि दान दे दी। तो ये सब चीज़ें हर्ष ने की थी। नालंदा महाविहार महायान बौद्ध धर्म का शिक्षा का प्रमुख केंद्र हो गया था। हर्षवर्धन के टाइम पे जो नालंदा महाविहार था वो महायान बौद्ध धर्म का शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। हर्षवर्धन ने कन्नौज और प्रयाग में 2 विशाल धार्मिक सभाओं का आयोजन किया था। तो ये धार्मिक सभाएं क्या थी? धार्मिक सभा ये थी कि हर्षवर्धन हर एक 5 साल में धर्म सभाओं का आयोजन करता था, जिसमें व्यापक दान दिया जाता था। कहाँ पे? तो ब्राह्मणों और भिक्षुओं को। तो हर 5 साल में जो ये आयोजित किया जाता था, तो इसे कुंभ मेले का प्रारंभ करने का श्रेय भी हर्षवर्धन को ही दिया जाता है, क्योंकि हर्षवर्धन जो है हर 5 साल में प्रयाग में, मतलब जहाँ पे गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों नदियों का संगम होता है, तो उस संगम पे वहाँ पे वो जाके ऐसी धर्म सभा का आयोजन करता था और व्यापक मात्रा में दान करता था। तो इसी से कहा जाता है कि हर्षवर्धन ने कुंभ मेले की शुरुआत की थी। कन्नौज में हर्ष ने जो धर्म सभा बुलाई थी, उस धर्म सभा को बुलाया था उसने ह्वेनसांग के सम्मान के लिए। ह्वेनसांग को सम्मान देने के लिए वो धर्म सभा बुलाई थी। वहाँ पे महायान बौद्ध धर्म का काफ़ी प्रचार किया, काफ़ी उसकी विशेषताएं बताई गई। तो वहाँ पे कुछ झमेला भी हो गया था, वहाँ पे ब्राह्मण काफ़ी गुस्सा भी हो गए थे, क्रोधित भी हो गए थे, और वहाँ पे कुछ हाथापाई भी हुई थी, जिसकी वजह से कई लोगों को सजा भी दी गई थी। पशु हत्या को निषिद्ध कर दिया गया था। तो चूंकि हर्षवर्धन ने महायान बौद्ध धर्म को माना, महायान बौद्ध धर्म का संरक्षण किया, तो इसकी वजह से क्या हुआ कि पशु हत्या को भी निषिद्ध कर दिया गया। मतलब कि मांस काटना, जानवरों को काटना, मारना, ये सब जो है निषिद्ध कर दिया गया था। उसके अलावा सैकड़ों स्तूप और चैत्य बनवाए थे स्वयं हर्षवर्धन ने ही। और 5 साल के अंतराल पर जो सर्वधर्म सभा बुलाई जाती थी वो भी मैंने बता दिया है, तो वो भी आप याद रख सकते हैं। हर्षवर्धन के समय सामाजिक और आर्थिक स्थिति क्या थी? तो पहली बात तो चारों वर्ण थे और कई उपवर्ण भी बन चुके थे। मतलब चारों वर्ण थे, उसके अलावा जो विदेशी आए थे, शक थे, कुषाण थे, तो वो भी समाज में आके मिल गए थे। तो इसकी वजह से क्या हुआ, कई उपवर्णों की भी रचना हो गई। महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं थी, महिलाओं की स्थिति और ज़्यादा गिर गई थी। मतलब गुप्त काल में तो पहले से ही महिलाओं की स्थिति में ह्रास हुआ था, हर्षवर्धन के काल में और ज़्यादा ह्रास हुआ। विधवा पुनर्विवाह और स्वयंवर जो है दोनों ही निषिद्ध हो चुके थे। मतलब विधवाओं का पुनर्विवाह भी नहीं किया जाता था, और स्वयंवर मतलब स्त्री को अपने मन से अपने पति चुनने की भी आज़ादी नहीं थी। इसके अलावा सती प्रथा प्रचलित हो चुकी थी, जो कि हमें पता चलता है सबसे पहला साक्ष्य 510 ईस्वी का एरन अभिलेख, जो कि भानुगुप्त का है। तो उससे हमें पता चलता है कि सती प्रथा की शुरुआत हुई थी। लेकिन हर्षवर्धन के काल में आते आते सती प्रथा जो है वो नॉर्मल हो चुकी थी, वो चलती थी समाज में। दहेज प्रथा का भी प्रचलन हो चुका था। मतलब स्त्री के विवाह के टाइम पर उसको विदा करते वक्त उसके साथ बहुत सारा धन दिया जाता था, तो उसे ही दहेज कहते थे। तो दहेज प्रथा भी शुरू की गई। ब्राह्मणों को भूमि दान में दी जाती थी। तो ब्राह्मणों का सम्मान अभी भी बरकरार था। हालांकि बौद्ध धर्म जो है ज़्यादा प्रफुल्लित हुआ उस समय, लेकिन ब्राह्मणों को फिर भी भूमि दान दी जाती थी। कर जो है नॉर्मली उत्पादन का 1/6% था। व्यापार कमज़ोर हो गया था और सिक्कों और व्यापारिक गिल्ड की उपस्थिति बहुत कम थी। तो सिक्के भी नहीं पाए गए और व्यापारिक गिल्ड भी नहीं थी। इससे क्या पता चलता है? इससे यही पता चलता है कि व्यापार में बहुत कमी आई थी। सिक्के नहीं थे, इसका मतलब कि ज़्यादा व्यापार नहीं होता था। तो क्या हुआ, मतलब कि सैलरी किससे दी जाती थी? सैलरी इसका मतलब लैंड ग्रांट करके या इसी तरह से दी जाती होगी। सिक्के क्योंकि ज़्यादा नहीं मिले हैं। और एक चीज़, ये लोग जो कृषि में सिंचाई के लिए यूज़ करते थे, तुला यंत्र का इस्तेमाल करते थे उस समय। ठीक है, अब हमें ये जो जानकारियाँ मिलती हैं, ये जानकारी हमें किन स्रोतों से मिलती हैं? तो इन जानकारियों का पहला स्रोत जो है वो स्वयं हर्षचरित है। हर्षचरित को लिखा था बाणभट्ट ने, जो कि हर्षवर्धन के राजकवि थे। तो हर्षचरित में क्या लिखा है? हर्षचरित में बाणभट्ट ने हर्षवर्धन के बारे में लिखा है, हर्षवर्धन के जीवन के बारे में लिखा है। तो ये है बाणभट्ट की पुस्तक हर्षचरित, जो कि एग्जाम में पूछ लेता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा ह्वेनसांग का जो विवरण है, ह्वेनसांग की पुस्तकें हैं, ह्वेनसांग का जो विवरण है वो सीयूकी नामक पुस्तक में है। तो उससे भी हमें काफ़ी जानकारी मिलती है हर्षवर्धन के काल के बारे में। रत्नावली, नागनंद और प्रियदर्शिका, ये 3 पुस्तकें जो हैं ये तीनों नाटक हैं, और ये तीनों नाटक लिखे थे खुद हर्षवर्धन ने। तो हर्षवर्धन भी जो है एक साहित्य का प्रेमी था, तो उसने भी 3 नाटक लिखे, रत्नावली, नागनंद और प्रियदर्शिका। तो ये भी एग्जाम में पूछता है, ये भी आप याद रख सकते हैं। मधुबन ताम्र अभिलेख से भी हमें हर्षवर्धन के काल के बारे में काफ़ी कुछ पता चलता है। सोनीपत अभिलेख से भी पता चलता है।
बांसखेड़ा का अभिलेख जो है ये पहला ऐसा अभिलेख था जिसमें एकमात्र अभिलेख है जिसमें हर्षवर्धन ने खुद का साइन किया हुआ है, मतलब हस्ताक्षर किए हैं। तो ये एकमात्र ऐसा अभिलेख है बांसखेड़ा का जिसमें हर्षवर्धन ने स्वयं अपने हस्ताक्षर किए हैं। अब आते हैं ह्वेनसांग के बारे में। ह्वेनसांग जो है ये हर्षवर्धन के काल में भारत में यात्रा पर आया था और इसकी यात्रा पर आने का उद्देश्य था नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करना और बौद्ध ग्रंथों का संग्रह करना। तो ये दो कामों के लिए ह्वेनसांग यहाँ पे आया था। इसका मुख्य उद्देश्य यही था। 629 ईस्वी में चीन से भारत के लिए रवाना हुआ और ताशकंद समरकंद होते हुए 630 ईस्वी में गांधार आया। तो ये लगभग इसने वही रूट पकड़ा था जो कि फाहियान ने पकड़ा था। तो इस तरह से वो 630 ईस्वी में गांधार पहुंचा और उसके बाद फिर 643 ईस्वी में 600 बौद्ध पुस्तकें और 7 बुद्ध की प्रतिमाओं के साथ वापस लौटा था। ठीक है, तो इसने टोटल कितने 13 साल पूरा भारत में बिताए थे। 8 वर्ष उस 13 सालों में से ये हर्षवर्धन के दरबार में रहा, हर्षवर्धन के राज्य में रहा। हर्षवर्धन से काफ़ी अच्छी दोस्ती भी हो गई थी, मित्रता हो गई थी। हर्षवर्धन ने ह्वेनसांग के प्रभाव से ही महायान बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया था। ह्वेनसांग की जो पुस्तक है उसका नाम है सियुकी, जिसमें उसने अपना पूरा यात्रा का वृतांत दिया हुआ है। और इनकी जो जीवनी है वो है हुईली। हुईली को लिखा था ह्वेनसांग के ही एक शिष्य ने, जिसने हुईली नामक पुस्तक में ह्वेनसांग के जीवन के बारे में लिखा है। इसके अलावा अभी जो चीन में जियान नामक स्थान है वहाँ पे ह्वेनसांग की याद में व्हाइट गूस पगोड़ा भी बनवाया गया है। तो व्हाइट गूस पगोड़ा जो कि जियान में है चीन में, वो भी ह्वेनसांग से संबंधित है। नालंदा विश्वविद्यालय, जहाँ पर रहकर ह्वेनसांग ने पढ़ाई की थी। नालंदा शब्द का मतलब होता है गिवर ऑफ नॉलेज, मतलब ज्ञान को देने वाला। इस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी कुमारगुप्त ने, जो कि गुप्त शासक था। तो गुप्त शासक कुमारगुप्त ने ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी और इसमें महान संरक्षक था हर्षवर्धन। तो इस विश्वविद्यालय का में सबसे महान जो संरक्षक हुआ इस विश्वविद्यालय का, जिसने उद्धार किया इस विश्वविद्यालय को, जिसने आगे बढ़ाया, वो था हर्षवर्धन। और इसमें जो प्रोफेसर थे, मुख्य प्रोफेसर थे उस समय, वो थे धर्मपाल और शीलभद्र। तो ये दोनों ही हर्षवर्धन के समय में नालंदा विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। कौन कौन से विषय पढ़ाए जाते थे? तो सबसे प्रमुख जो विषय पढ़ाया जाता था वो था महायान बौद्ध धर्म का। तो महायान बौद्ध धर्म की फिलॉसफी पढ़ाई जाती थी नालंदा विश्वविद्यालय में मुख्यतः। इसके अलावा वेद, हीनयान बौद्ध धर्म और अन्य हिंदू दर्शन भी पढ़ाए जाते थे। और क्या पढ़ाया जाता था? तर्क, व्याकरण, ज्योतिष, औषधि और कला, ये भी पढ़ाई जाती थी। तो नालंदा विश्वविद्यालय जो था उस समय एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी था, मतलब दूर दूर के देशों से छात्र यहाँ पे पढ़ने के लिए आते थे। और यहाँ पे पढ़ते समय, मतलब एंट्री लेते समय क्या होता था, यहाँ पे एडमिशन के टाइम पे एंट्रेंस एग्जाम होता था। और ऐसा कहा जाता है कि उसमें जो सक्सेस रेट थी वो मात्र 30% थी, मतलब जितने छात्र आते थे उसमें से 30% छात्र ही इस विश्वविद्यालय के लिए क्वालिफाई हो पाते थे। ठीक है, तो बहुत ही टफ एग्ज़ाम होता था और एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद ही ये जो है इस विश्वविद्यालय में एडमिशन पाते थे। खुद ह्वेनसांग ने कहा है कि यहाँ पे लगभग 10,000 छात्र जो है रहकर शिक्षा ग्रहण करते थे। तो ये देख लीजिए, ये है एक्सकवेशन साइट जहाँ नालंदा विश्वविद्यालय के रिमेन्स हमें मिले हैं। तो ये इतना बड़ा एरिया है, तो इस बड़े एरिया में नालंदा विश्वविद्यालय जो है फैला हुआ था। 800 सालों तक यह विश्वविद्यालय बहुत ही सक्सेसफुल रहा, उन्नत रहा। यहाँ पे शिक्षा काफ़ी व्यापक मात्रा में दी जाती रही, दूर दूर से छात्र आते थे यहाँ शिक्षा लेने के लिए। लेकिन फिर क्या हुआ, 1200 ईस्वी के आसपास बख्तियार खिलजी नाम के एक आक्रमणकारी ने इसे ध्वस्त कर दिया। तो बख्तियार खिलजी जो था वो यहाँ आया और 1200 ईस्वी के आसपास उसने नालंदा महाविहार को ध्वस्त कर दिया, यहाँ की लाइब्रेरी में आग लगा दी, यहाँ विश्वविद्यालय को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। तो सिर्फ नालंदा विश्वविद्यालय के नहीं, उसने यहाँ पे आके काफ़ी बौद्ध विहार, चैत्य और बहुत सारे विश्वविद्यालय जो कि बौद्ध धर्म के जो केंद्र थे उनको नष्ट किया था। तो बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया। लाइब्रेरी में जब आग लगाई थी तो ऐसा कहा जाता है कि इतनी सारी पुस्तकें थी वहाँ पे कि लगभग 2 महीनों तक वो आग कंटिन्यू जलती रही। तो समझ सकते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय उस समय कितना बड़ा था और उसमें कितने सारे पुस्तकें थी, रिसोर्सेज थे। तो आज का लेक्चर यहीं तक। अब देखते हैं आज के क्विज़ को। तो आज के क्विज़ में जो हमारा पहला प्रश्न है वो है, हर्षवर्धन किस वंश से संबंधित था? दूसरा प्रश्न, हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? तीसरा प्रश्न, हर्षचरित को किसने लिखा? हर्षचरित का लेखक कौन है? चौथा प्रश्न, हर्षवर्धन द्वारा लिखित नाटक कौन कौन से हैं? पांचवा प्रश्न, हर्षवर्धन का हस्ताक्षर हमें किस अभिलेख में मिलता है? हर्षवर्धन को नर्मदा के युद्ध में किसने हराया था? ह्वेनसांग की पुस्तक कौन सी है? और नालंदा विश्वविद्यालय किसका मुख्य केंद्र था? तो कौन सी विषय का मुख्य केंद्र था? नालंदा विश्वविद्यालय। तो चलिए आप लोग इसका आंसर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताइएगा। अब आते हैं पिछले दिन के क्विज की ओर। तो पिछले दिन में मैंने जो क्वेश्चन पूछा था
पहला प्रश्न है मृच्छकटिकम का लेखक कौन है। हमारा दूसरा प्रश्न है सूर्य सिद्धांत के रचयिता कौन है। हमारा तीसरा प्रश्न है मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था। हमारा चौथा प्रश्न पंचतंत्र के रचयिता कौन है। हमारा अगला प्रश्न बृहद संहिता का अरबी में अनुवाद क्या है, नाम क्या है उसका। हमारा अगला प्रश्न नागर शैली के मंदिर किस क्षेत्र में प्रचलित हैं। हमारा अगला प्रश्न वेसर शैली के मंदिर कौन सी शैलियों का मिश्रण है। हमारा अगला प्रश्न है भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है। और हमारा आखिरी प्रश्न है नवनीत काम के रचयिता कौन है। तो चलिए अब इनके आंसर्स देख लेते हैं। तो हमारा जो पहला प्रश्न था उसका उत्तर होगा मृच्छकटिकम के लेखक शूद्रक, सूर्य सिद्धांत के रचयिता आर्यभट्ट, मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद विलियम जोन्स ने किया था, पंचतंत्र के रचयिता विष्णु शर्मा, बृहद संहिता का अरबी अनुवाद सिंध हिंद। तो बृहद संहिता जो अरबी भाषा में अनुवाद की गई थी उसका नाम था सिंध हिंद। नागर शैली के मंदिर उत्तर भारत और मध्य भारत क्षेत्र में पाए गए हैं। और वेसर शैली के मंदिर नागर और द्रविड़ शैली दोनों शैलियों का मिश्रण था वेसर शैली। भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है और नवनीत काम के रचयिता हैं धन्वंतरी। तो चलिए दोस्तों आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। आपको ये लेक्चर कैसा लगा ज़रूर बताइए। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि डिसलाइक क्यों किया। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगता है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। इस लेक्चर की PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल में दे दूँगी और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो वहाँ से आप जाके टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू, जय हिंद।